हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 14.1। इसमें हमें u v और w एक तीन वेक्टर दिए गए हैं। कहता है रिप्रेजेंट द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये हमें एक कंडीशन दे दी गई है कि ये जो तीन वेक्टर है वो ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इन जो वेक्टर में x और y की वैल्यू दी गई है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी गई, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर लिख लेते हैं। u वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j और प्लस 3k। फिर हमारे पास v वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस वाई जे और माइनस 3k। फिर हमारे पास है जी w वेक्टर माइनस 2i और माइनस 3j। अब कंडीशन दी गई है सिंस u वेक्टर, v वेक्टर एंड w वेक्टर आर represent the side of triangle। ये जो है u v और w जो है ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो किसी दो का सम तीसरे के बराबर होगा। वो कैसे? फर्ज करें हमारे पास ये ट्राइंगल है, एक ये है और ये हमारे पास ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। अब इसे मैं u कहता हूं, उसे v कहता हूं, तो ये w है। w किसके बराबर होगा? u प्लस v वेक्टर के। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने रखना है कि किसी दो का सम तीसरी के बराबर होगा। फिर हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करेंगे। हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आएगी। अब वेक्टर लिखते हैं u वेक्टर की जगह u वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं एक्स आई प्लस 2j और प्लस 3k। इसके बाद v वेक्टर प्लस i प्लस वाई जे और माइनस 3k। ये हमने वेक्टर लिख दिया। u और v राइट हैंड साइड पर हम क्या लिखेंगे? w वेक्टर माइनस 2i और माइनस 3j। अब हम क्या करेंगे, i वाली वैल्यू i में ऐड करेंगे, j वाली वैल्यू j में ऐड करेंगे। यहाँ पर x है और इसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 और ये ब्रैकेट लगाकर i जो है हम कॉमन लेंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्लस का साइन। ये j हमारे पास यहाँ पर j के साथ y है, जहाँ यहाँ j के साथ 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस y और ब्रैकेट के बाद j लिखेंगे। अब हमारे पास ये k है और ये भी k है, प्लस 3k और माइनस 3k, जो कि हमारे पास k हम बाहर लिखेंगे, ये 0 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप पर हम इसे 0 लिखेंगे, माइनस 2i माइनस 3j। तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 1i प्लस 2 प्लस y। ये हमारे पास j प्लस यहाँ 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट खत्म कर देते हैं। और ये माइनस ये 2 माइनस 2 आया यहाँ पर ना, ऊपर माइनस लिखा हुआ, माइनस 2i माइनस 3j, माइनस 2i माइनस 3j। और ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अब ये i का कोफिशिएंट क्या है? x प्लस 1। यहाँ पर है x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 i का कोफिशिएंट है। यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 2। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए। यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। माइनस 2, ये प्लस 1 उस तरफ जाकर शिफ्ट हो जाएगा माइनस 1, तो x का आंसर हमारे पास आ गया माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, j वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। j वाले कोफिशिएंट में है 2 प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पर j वाला कोफिशिएंट है जी माइनस 3, तो ये माइनस 3, ये प्लस 3 है। जब इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो गई। माइनस 3 और माइनस 2 हमारे पास हो गया माइनस 5। तो इसी तरह हमारे पास ये जो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो चुका है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 14.1। इसमें हमें कहा गया है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी। और ये हमारे पास जो है जो वेक्टर है पॉइंट ए बी सी और डी के पोजीशन वेक्टर है। शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमने ए बी और सी डी को पैरेलल शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन वेक्टर लिखेंगे द पोजीशन
vectors of A, B, C and D। तो O A है तो OA इज इक्वल टू U, यही आएगा, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंट है ना A B T, इसका मतलब रिस्पेक्टिवली A जो है U के बराबर है, B जो है V, C जो W और D जो है Z के बराबर है। तो हम यही लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ U इज इक्वल टू I प्लस 2J और प्लस K। उसके बाद OB हमारे पास है V के बराबर, वो है जी 7I प्लस 8J और प्लस 4K। फिर हमारे पास है OC इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस I और प्लस K। फिर हमारे पास है OD इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू I प्लस 2J और प्लस 2K। ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले करेंगे AB फाइंड। AB बराबर होता है जो सेकंड वाला होता है ना, उसे हम पहले लिख देते हैं OB पोजीशन वेक्टर माइनस OA, ठीक है। AB फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला ये होता है, जो बाद वाला होता है वेक्टर उसको पहले लिखते हैं माइनस लगाकर पहले वाले को बाद में। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, OB हमारे पास है ये 7I प्लस 8J और प्लस 4K। फिर हमारे पास माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। फिर ए हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है I प्लस 2J और प्लस K। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 7I प्लस 8J और प्लस 4K। ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर वाली वैल्यू के साइन जो है वो चाहिए प्लस माइनस माइनस K। अब आई आपस में जमा माइनस हो गया, ये 7 जो है प्लस का है, 1 का जो है माइनस का है, माइनस का 1 है, 7 में से 1 गया तो 6I, 8 जो प्लस का है, यहाँ J जो है माइनस का है, 8 में से 2 गया 6, बड़ी वैल्यू के साइन प्लस का लगा है तो प्लस लगा देंगे, तो ये J वाली वैल्यू थी। प्लस का हमारे पास 4 है और उसके बाद माइनस का 1 है, 4 में से 1 गया 3 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब ये देखो इसमें से कोई चीज वैल्यू कॉमन आ रही है, मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूँ 6I प्लस 6J और उसके बाद प्लस 3K। ये हमारे पास क्या था, AB था। AB वेक्टर हमने फाइंड कर लिया है, ये मैंने एज इट ऊपर लिख दिया ताकि हम जब नेक्स्ट सॉल्व करें तो हमारे पास ऊपर वैल्यू लिखी इजीली नजर आए। अब हम देखो इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें से हम देखेंगे तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 टू द 6I प्लस 3 टू द 6J और प्लस K, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे CD फाइंड करना है, तो ये अब CD का फार्मूला लिखेंगे OD और माइनस CD, हमारे पास आ जाएगा OD माइनस OC। तो ये हमने क्या करेंगे, अब OD की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे। OD की वैल्यू हमारे पास है I प्लस 2J और प्लस 2K। ये मैंने OD की वैल्यू फाइंड की, ये पुट की, ये माइनस का साइन लगा दिया। अब OC हमारे पास है माइनस I और प्लस K। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास I प्लस 2J प्लस 2K। अब माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यू के ब्रैकेट्स चेंज और साइन चेंज हो गए, तो ये माइनस माइनस प्लस I और प्लस माइनस माइनस K। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे I और I हमारे पास बनेगा 2I। उसके बाद J A की वैल्यू है वो एज इट ही लिखी रहेगी। फिर हमारे पास प्लस का 2K है और माइनस का K है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, तो हमारे पास क्या बना CD, ये वैल्यू होगी। अब आप देखो ये वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मिलती है, 2I प्लस 2J प्लस K तो प्लस K। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो AB इज इक्वल टू 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, जब ये आपस में बराबर है तो ये जो है ये इसकी वैल्यू, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं CD। तो कांस्टेंट जो है वो मैटर नहीं करता, AB इज इक्वल टू CD है, तो हम लिख सकते हैं AB, यहां लिखेंगे हेंस AB इज पैरेलल टू CD। तो ये हमारे पास यही चीज हमने यहाँ शो दैट AB इज पैरेलल टू CD, तो ये हमारे पास शो चुका है, जिसके साथ हमारा
क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें कहा गया है वी से दैट टू वेक्टर्स v एंड w टू वेक्टर है इन स्पेस पैरेलल है इफ देयर इज अ स्केलर c सच दैट पैरेलल के लिए ये कंडीशन है द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ये कंडीशन है c, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकती है सेम डायरेक्शन के लिए c कांस्टेंट c ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि कोई भी कांस्टेंट होगा वो पॉजिटिव में होगा। जैसे कि हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दिया हुआ है, जब हम ये कंडीशन यूज करेंगे c ग्रेटर देन है 0 तो हम कांस्टेंट को पॉजिटिव लेंगे एंड द वेक्टर पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम c जो है वो लेस देन 0 लेंगे। इसका मतलब ये है कि c जो हम क्या लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे। अगर हम c ग्रेटर देन 0 लेंगे तो जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव में लेंगे, अगर c जो है लेस देन 0 लेंगे वो कांस्टेंट है नेगेटिव में लेंगे। ये सेम डायरेक्शन में होगा तो ग्रेटर देन 0 वाला होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो लेस देन 0 वाला होगा, और अगर पैरेलल होगा, ठीक है, अगर पैरेलल होगा हमारे पास तो हम ये कंडीशन यूज करेंगे। अब ये तीन कंडीशन है हम इन चार पार्ट में यूज करेंगे। पहले पार्ट में हमें कहता है फाइंड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हमने फाइंड करने हैं ऑफ लेंथ 2, जिसकी लेंथ क्या हो 2 हो, पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल हो। जब भी हमें कहा जाएगा पैरेलल का जिक्र आए तो हम उसमें यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ v वेक्टर लिखते हैं। v वेक्टर है 2i माइनस 4j और हमारे पास आएगा प्लस 4k। तो हमें क्या करना है, पैरेलल का कहा गया है तो इसलिए हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। किसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, पार्ट ए कर रहे हैं तो इस वेक्टर v का। तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होता है, जो कोफिशिएंट है उसको हम स्क्वायर कर लेते हैं विद साइन, सम कर लेते हैं और इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये मैंने स्क्वायर भी किया, सम भी किया और स्क्वायर रूट भी लिया। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16, और यहाँ प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा अगेन 16 और 16 हमारे पास बनेगा 32 में 4 ऐड किया तो ये 36 बनेगा, और हमारे पास मैग्नीट्यूड का फाइनल आंसर आएगा 6। यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे, यूनिट वेक्टर को हेड से जाहिर करते हैं। जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर होता है हम उसको डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड पर। तो यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला है, जो ओरिजिनल वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यूनिट वेक्टर। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, वी हैड इज इक्वल टू, हमारे पास वेक्टर क्या है ऊपर गिवन है 2i और माइनस 4j प्लस 4k। ये मैंने ओरिजिनल वेक्टर लिख दिया, उसको डिवाइड करना है हमने इसके मैग्नीट्यूड यानी कि 6 पर। तो ये हमारे पास वेक्टर आ चुका है। तो अब हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, हमने कौन सा वेक्टर मालूम करना है, हमारे पास हमें कह रहा है फाइंड टू वेक्टर, दो वेक्टर फाइंड करने हैं जिसकी लेंथ क्या है 2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर c ग्रेटर देन 0, तो यहाँ लिखेंगे 2 वी हैड, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। c ग्रेटर देन 0 से मुराद है ये जो हमें लेंथ दी गई है 2, ये हमारे पास एक बार आएगी पॉजिटिव में और सेकंड टाइम आएगी नेगेटिव में। तो हमारे पास ये आ गया 2। अब v की जगह पर v वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, ये बनेगा 2i और माइनस 4j और प्लस 4k, ये ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय 6, ये कैंसिल हो गया। 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो हमारे पास वेक्टर कौन सा बना, ये बनेगा 2i और माइनस 4j प्लस 4k, ये हमारे पास वेक्टर आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मजीद लिखेंगे 2i और माइनस 4j और प्लस 4k डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सबको सेपरेट करो, ये सेपरेट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वेक्टर। अब हम सेकंड वेक्टर फाइंड करेंगे। सेकंड वेक्टर के लिए मैं लिखता हूं फॉर c लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमने लेंथ हमें 2 लेंथ दी गई है, अब ये नेगेटिव में होगी और जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर ही होगा, वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये -2 इंटू हमारे पास ये वाला वेक्टर है, इसे लिखते हैं 2i माइनस 4j और प्लस 4k। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ चुका है। तो इसको डिवाइड करना है हमने मैग्नीट्यूड पर, ये डिवाइडेड बाय 6 है,
कैंसिल करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6, साथ -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आए और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4j और प्लस माइनस माइनस 4k डिवाइडेड बाय 3। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -2v इज इक्वल टू -2i और प्लस 4j और -4k डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास 2 रिक्वायर्ड वेक्टर आ चुके हैं। एक हमारे पास ये है और सेकंड हमारे पास वो लिखा हुआ है। इसके साथ ही हमारा पार्ट जो है वो फर्स्ट हल हो चुका है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए कंडीशन जो दी गई है, सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे कि हमें क्या कंडीशन दी गई है। कहता फाइंड कांस्टेंट ए जो है कांस्टेंट वो फाइंड करना है सो दैट वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर वेक्टर पैरेलल होगा तो हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं बी पार्ट, यहां लिखेंगे गिवन दैट वेक्टर्स आर पैरेलल। ये हमें दिया गया है कि हमारे पास जो दो वेक्टर है वो पैरेलल है। कहता है फाइंड द कांस्टेंट ए हमने फाइंड करना है सो दैट वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। लिखेंगे गिवन दैट वेक्टर्स आर पैरेलल, सो पैरेलल के लिए हम ये वाली कंडीशन लिखेंगे v इज इक्वल टू c w। अब v वेक्टर हमारे पास ये है, v वेक्टर लिखते हैं वो है जी i -3j और प्लस 4k। उसके बाद आएगा c, फिर हमारे पास आएगा w वेक्टर ai प्लस 9j और -12k। तो ये मैंने वेक्टर की वैल्यू पुट की कंडीशन के मुताबिक। अब हम क्या करेंगे, ये जो c है अंदर मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला वेक्टर जो है वो एज इट ही यहां लिखेंगे। ये बनेगा aci प्लस 9cj -12c और ये k। अब हम क्या करेंगे, यहां कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट यहां पर 1 है और इस साइड पर i का कोफिशिएंट ac, इस इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमारे पास a हमने फाइंड करना है, c की वैल्यू मौजूद नहीं, तो इसलिए यहां से इस इक्वेशन से a का आंसर नहीं आ सकता। सेकंड कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर -3 है j का कोफिशिएंट, यहां पर j का कोफिशिएंट है 9c। तो यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे c की और c की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास a का आंसर आएगा। तो हमें क्या चाहिए, c यहां लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 9। तो हम लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 9c डिवाइडेड बाय 9 से हमने डिवाइड किया, ये कैंसिल, तो हमारे पास c किसके बराबर आ गया, 3 1 द 3 3 3 द 9, तो c आया हमारे पास 1/3। तो ये हमारे पास c का आंसर आ चुका है। अब हम c का आंसर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा a का आंसर आएगा। यहां लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है, राइट हैंड साइड पर a इंटू 1 -3c। तो ये जो है 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस कर देता हूं मैं, तो ये इज इक्वल टू, ये हमारे पास a का आंसर आ गया, a इज इक्वल टू -3। अब ये देखें, ये साथ माइनस और 3 दोनों को मैंने दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो हमारे पास -3 आंसर आएगा और दूसरी साइड पर a है, तो इस तरह हमारा a का आंसर आ चुका है। तो हमने a का ही आंसर फाइंड करना था। एक बात याद रखिए, इस क्वेश्चन को और मेथड से भी कर सकते हैं, तो अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं दूसरे कोफिशिएंट के साथ। तो अगर आप उसको मेथड से करना चाहो तो कोई मसला नहीं, ये मुझे ज्यादा इजी लग रहा था तो मैंने इसी मेथड से ये करवा दिया। अब जो है हम करते हैं मेथड क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में जो कंडीशन है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं कि हमें कंडीशन क्या दी गई है, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन होता है वो कंडीशन के तहत ही सोल्व होता है। कहता फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ क्या हो, 5 हो, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट,
ऑपोजिट है तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला। इसका मतलब ये है कि जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी वेक्टर हमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। वी वेक्टर ये हमारा सी पार्ट है। वी वेक्टर हमने लिखा i-2j और +3k, ये मैंने यहां पर वी वेक्टर लिख दिया। इसका भी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि इसके जो कोफिशिएंट होते हैं i, j और k को, उनको सम करते हैं, उनका स्क्वायर लेते हैं और उसके बाद सबका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। 1 का स्क्वायर 1 और -4 का 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है। 9 और 1 10, 10 और 4 ये हमारे पास 14 इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर को हेड से जाहिर करते हैं। जो भी वेक्टर गिवन है उसके ऊपर हेड लगा देते हैं और उसके ओरिजिनल वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं हम मैग्नीट्यूड पर। तो हमारे पास जो नया वेक्टर बनता है वो यूनिट वेक्टर बनता है। तो हमारे पास ऊपर गिवन है वेक्टर i-2j और +3k, इसको मैंने डिवाइड किया इसके मैग्नीट्यूड पर। तो ये हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से क्यों करेंगे, क्योंकि इसने कहा है डायरेक्शन ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए ये कंडीशन लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर। हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, -5 और v का जो इसका यूनिट वेक्टर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। तो यहां मैंने माइनस लिखा, ये 5 लिखा। यूनिट वेक्टर ये है, इसको उठाकर एज इट नीचे लिखेंगे i-2j और +3k और डिवाइडेड बाय हमारे पास 14, ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -5, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि i का कोफिशिएंट 1 है। तो ये 5 आएगा, 7 i माइनस +5 टू द 10 और 7 हमारे j आएगा, ±-3 5 द 15 और 7 k आएगा और ये डिवाइडेड बाय 14, जिसके साथ ही हमारा जो है ये पार्ट सी भी हल हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। ये भी बहुत इजी है। हमारे पास ये जो वेक्टर दिए गए हैं डी में, कहता फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी फाइंड करना है। सो दैट द वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आर पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम ये वाली कंडीशन फाइंड करेंगे, इसी के तहत हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन इस वेक्टर का कोई नाम नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को नाम देंगे। लेट किया, फर्स्ट वेक्टर को मैंने दे दिया नाम v का। तो ये हमारे पास बना 3i -j और उसके साथ आएगा +4k। फिर हमने सेकंड वेक्टर को नाम दिया w का, ये बनेगा ai और उसके बाद +bj और साथ आएगा हमारे -2k, ये हमारा आ गया w। अब हमारे पास ये है कंडीशन, सो दैट वेक्टर्स आर पैरेलल। तो यहां लिखेंगे गिवन दैट वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर आर सो। तो हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। v वेक्टर ऊपर गिवन है, v की जगह पर v वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये मैंने v की जगह पर v वेक्टर की वैल्यू पुट की। c एज इट आएगा, w की जगह पर w वेक्टर की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये मैंने w की जगह पर w वेक्टर की वैल्यू पुट की और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम एज इट ही लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे ये जो c है, c मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली वेक्टर की वैल्यू के साथ, तो हम c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा aci + bcj और -2ck। अब हम यहाँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट लिखेंगे। तो यहां हम ये लिखेंगे, हम करने क्या लगे हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो i यहां 3 और यहां i का ac, तो 3 बराबर है ac और इसे इक्वेशन नंबर 1।
अभी हमने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, तो यहां से हमारे पास सी की वैल्यू होगी तब हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें नेक्स्ट कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा। यहां जे का कोफिशिएंट है -1 और यहां जे का कोफिशिएंट है BC। अभी भी हमारे पास वही कंडीशन आ गई कि यहां पर C की वैल्यू होगी तब जाकर हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम A और B की वैल्यू अभी तक तो फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें नेक्स्ट कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। यहां K का कोफिशिएंट 4 और यहां K का कोफिशिएंट -2C। तो हमें यहां से C की वैल्यू मिलेगी। C की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास A और B की वैल्यू आएगी। तो अब हमें C की वैल्यू चाहिए, तो -2 से दोनों तरफ मैं डिवाइड करता हूं, ये कैंसल, तो C हमारे पास आ गया -2। C का आंसर क्या आ गया -2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो ये माइनस बरकरार रहा, C का आंसर आ गया -2। अब हम यहां लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे C की वैल्यू तो A का आंसर आएगा। अगेन C की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो B का आंसर आएगा। अब हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट, तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा A का आंसर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -2A। C का आंसर -2A है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसलिए मैंने स्टार्ट में लिख दिया। और हमें A चाहिए तो -2 वो एक्स्ट्रा है तो हम दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो A का आंसर हमारे पास आ गया -3/2। अब हमारे पास एक आंसर आ चुका है। अब अगेन C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास B का आंसर आएगा। तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पर हमारे पास -2, C की वैल्यू -2 है, साथ B है तो मैंने ये लिख दिया साथ B। अब हमें B चाहिए तो -2 एक्स्ट्रा है तो -2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये B के साथ जो -2 है वो कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास यहाँ प्लस आएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास B का आंसर आ चुका है 1/2। इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हल हो चुका है। इस क्वेश्चन में हमें A B की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि A B की वैल्यू आ चुकी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 14.1। इसमें हमें कहा गया है अ स्पेसक्राफ्ट मूव फ्रॉम अ पॉइंट, एक स्पेसक्राफ्ट है जो मूव करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इन अ किलोमीटर, उसका जो डिस्टेंस है वो मापा गया है किलोमीटर में। व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन किलोमीटर जो है आंसर आएगा वो हमारा किलोमीटर में आना चाहिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को कोई ना कोई नाम देंगे। तो लेट किया A इज इक्वल टू 120, 240 और -50। तो ये हमारे पास A पॉइंट आ गया। B हमारे पास है जी 130, 210 और 80, ये हमारे पास B पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A एंड B। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन से पास हो रहा होता है, जैसे कि हमारे पास ये है तो ये ओरिजिन से पास होगा। ये हमारे पास कोई ए वेक्टर हो सकता है, ठीक है, ये सेकंड वेक्टर बी हो सकता है या इसे ए कह दिया ये बी कह दिया। वो ओरिजिन से होगा तो उसको ओ ए से जाहिर करेंगे। और हम क्या करते हैं, इनके साथ आई जे और के लगा देंगे। 120i प्लस 240j और -50k, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ए आ गया। अब पोजीशन वेक्टर बी फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 130i प्लस 210j और हमारे पास आएगा 80k। अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको हम क्या करते हैं, डी से जाहिर करते हैं जो के बराबर होता है हमारे पास ए बी इसके बराबर, ठीक है। ए बी जो होता है ओ बी माइनस
ओ ए। हमारे पास यहाँ पर जो बाद में वेक्टर होता है उसको पहले लिख देते हैं और पहले वाले को बाद में। ऊपर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, इनको वैल्यू लिखेंगे, माइनस करेंगे और उसके बाद इनका हम लेंगे मैग्नीट्यूड, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। तो हम यहाँ इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी हमारे पास है ये वैल्यू, ये देखिए 130 आई प्लस 210 जे और प्लस आएगा हमारे पास 80 के। ये हमारे पास फर्स्ट ओ बी पोजिशन वेक्टर आ गई, उसके बाद माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया। अब ओ ए लिखेंगे तो 120 आए, तो 120 आए प्लस 240 जे और हमारे पास आएगा -5 के। तो ये हमने वैल्यू लिख दी। पहली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो एज इट ही लिखेंगे। दूसरी वैल्यू में यहाँ हम चेंजिंग लगाएंगे, इसमें यहाँ पर के लिखना भूल गया तो यहाँ पर के की वैल्यू आएगी, ये बनेगा के, ठीक है 80 के, ये 80 के था। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, इस वजह से ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू में चेंजिंग सिर्फ साइन पर होगी। माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट क्यों होगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। ये प्लस वाली वैल्यू, ये माइनस वाली वैल्यू, प्लस माइनस माइनस 120 आए प्लस, अब ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस आएगा 240 जे और माइनस माइनस प्लस 50 के, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट को आपस में प्लस माइनस करना है। ये हमारे पास आई की वैल्यू, ये भी आई की वैल्यू, यहाँ पर आई की वैल्यू नहीं लिखी तो आप यहाँ पर आई की वैल्यू लिखेंगे 130 आए और ये हमारे पास प्लस है, ठीक है। तो हमारे पास एक तरफ आई की वैल्यू 130 है, दूसरी तरफ आई की वैल्यू माइनस की ये है। इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे ताकि गलती के चांसेस ना हो। तो हमारे पास बनेगा 130 माइनस 120, तो ये हमारे पास 10 आएगा, ठीक है। 130 में से 120 गया तो हमारे पास 10 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस की वैल्यू होगी। अब जे 210 और 240 हमारे पास माइनस में आएगा, 240 में से 210 गया तो हमारे पास आएगा 30 जे, ठीक है। अब 80 और 50, ठीक है, 80 और 50 तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू प्लस की है, तो 130 के हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। 80 में जब हम 50 वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 130 के। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि हमें कहा गया है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो हम यहां लिखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला ये होता है, कोफिशिएंट को हम प्लस भी कर देते हैं, उनका स्क्वायर भी ले लेते हैं और उनका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, कोफिशिएंट को प्लस भी कर दिया विद साइन, जहां पर माइनस का साइन है वहां पर लाजमी माइनस का साइन लगाओगे। ये एक टेक्निकल मिस्टेक होती है, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप प्लस तो में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एक बार आप यहाँ पर लाजमी माइनस लिखोगे। 10 का स्क्वायर हमारे पास होगा 100, 30 का स्क्वायर, ये माइनस जो है ये पावर जो इवन है, इवन पावर की वजह से माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। कैसे होगा, -30 और -30 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनका जो आएगा आंसर 30 का स्क्वायर आएगा 900 और 130 का स्क्वायर हम अभी कैलकुलेटर की मदद से ले लेते हैं। तो ये 130 इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 16,900 और इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर करते हैं। इन तमाम वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 17,900, इसका स्क्वायर रूट, इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये जो 100 है मैं इसको इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। अब ये जो 100 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर हमारे पास क्या बनेगा 10 और ये 179 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें कहा गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं फॉर द गिवन वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं, दो वेक्टर है और एक पार्ट में हमें पॉइंट दिया गया है। तो
तो हम क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे सबसे पहले इस पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन सेम एज इट है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड किए थे। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड जब आएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को इनके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते रहेंगे तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वेक्टर लिखते हैं, u वेक्टर इज इक्वल टू -6i + 3 और j और +2 के, ये हमारे पास u वेक्टर आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता है कि इनके कोफिशिएंट को स्क्वायर करो और सम करो और उसके बाद हमने इनका स्क्वायर रूट भी लेना होता है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 36, ये माइनस है, ये माइनस जो है वो इवन की वजह से प्लस में कन्वर्ट होगा। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 36 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 40, 40 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। 49 जो है वो कंप्लीट है स्क्वायर रूट 7 का, स्क्वायर है 7 का। तो अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है। तो हम यहां लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस आर कौन कौन से है, इसका कोफिशिएंट क्या था -6, तो यहां लिखिए -6/7। इसका कोफिशिएंट क्या है +3, 3/7। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहां लिखिएगा 2/7। तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 का 11 का पहला पार्ट हल हो चुका है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसी तरह करना है। इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसी मेथड के जरिए मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे इनके कोफिशिएंट पर। अगर कोई वैल्यू कटती होगी तो कट देंगे। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं हो रही थी तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर था। इसमें अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही होगी तो हम कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल हो रही होगी तो इसकी और मेहरबानी होगी क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो जाएगा। 4i और +2j हमारे पास बनेगा -5k। ये हमारे पास वेक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला ये होता है, कोफिशिएंट को हम जमा भी कर देते हैं और इनको स्क्वायर भी ले लेते हैं और साथ में इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। तो ये तीनों मेथड मैंने एक ही स्टेप पे किए, प्लस भी किया, स्क्वायर रूट भी लिया और स्क्वायर भी कर दिया। और हमारे पास 4 का स्क्वायर आएगा 16, 2 का आएगा 4 और -25 का आएगा +25। इस इवन वैल्यू की वजह से हमारे पास जो -5 था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। वो ये ऐसे होता है -5 क्रॉस -5 इज इक्वल टू माइनस प्लस आ गया और 5 5 दा 25। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐड करेंगे। 25 में हमने 4 ऐड किया 29 में हम 16 ऐड करेंगे तो आई थिंक हमारा आंसर बनेगा 49। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब हमने ओरिजिनल क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आना है कि हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां लिखिएगा डायरेक्शन कोसाइंस आर कौन कौन से डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास। इसका कोफिशिएंट 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे 45 स्क्वायर रूट, उसके बाद +2 है और उसको डिवाइड करेंगे 45 स्क्वायर रूट। फिर हमारे पास है जी -5, इसको डिवाइड करेंगे हम 45 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ चुके हैं। अब हम हल करेंगे थर्ड पार्ट में हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं और कहा गया है कि आपने इनके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। इन पॉइंट को सबसे पहले हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूं पॉइंट लिखता हूं 9, 3 और 30। क्यू पॉइंट हमारे पास है जी 11, 6 और 19, ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ P एंड Q। OP ये पोजीशन वेक्टर है, इन्हीं के साथ हम I J K लगाएंगे। 9i + 3j और +13k, ये हमारा वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लिखेंगे OQ, तो ये हमारे पास बनेगा 11i + 6j और +19k, ये हमारे पास आ चुका है OQ। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, किसका करना है, PQ का। तो यहां हम PQ पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे।
तो पी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास होता है ओ क्यू माइनस ओ पी। तो हम क्या करेंगे, ओ क्यू में से ओ पी माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये ओ क्यू है, यह है 11i प्लस 6j और उसके साथ है प्लस 19k। ये मैंने ओ क्यू लिखा, माइनस का साइन लगा दिया। अब ओ पी ये हमारे पास है 9i और प्लस 3j, उसी के साथ है हमारे पास 13k। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इस माइनस को इस वैल्यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बाकी वैल्यू एज इट ही हम लिखेंगे। अब इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू नहीं सॉरी साइन चेंज हो जाएगी। जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होने से बाद माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्लस माइनस माइनस 9, ये तमाम ही प्लस वैल्यू है, तो ये तमाम ही हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास -13k। अब i वाला कोफिशिएंट i में से जमा माइनस होगा। अब एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस का अमल होगा, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो साइन लगता है। बड़ी वैल्यू 11 है, 11 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस ही लगेगा। 11 में से माइनस का 9 गया, बाकी हमारे पास 2i बचे। फिर हमारे पास ये j है और ये j है। एक j 6 का है और एक से -3 का है। 6 के साथ प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, 6 में से 3 गया, 3 बचा। हमने माइनस का अमल क्यों किया, क्योंकि ऑपोजिट साइन थे यहाँ पर। अब ये 19k और 13k हमारे पास यहाँ अगेन ऑपोजिट साइन है। 19k के साथ जो साइन है वो प्लस का है, क्योंकि 19 जो है वैल्यू बड़ी है, इसलिए इसके साथ जो साइन है वो लगा दिया। अब 19 में से 13 गया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 6k। अब ये हमारे पास PQ एक वेक्टर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता है, इनको प्लस किया, स्क्वायर रूट लिया और साथ हमने स्क्वायर भी लिया सबकी वैल्यू का, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो ये 36 आ गया। PQ हमारे पास पॉइंट था, 36 में 4 ऐड किया 40, 40 में 9 ऐड किया 49, तो PQ हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया इज इक्वल टू 7। तो इसी तरह हमारे पास सब वैल्यू के मैग्नीट्यूड आ चुके हैं। इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन, तो यहां इसके डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे। डायरेक्शन कोसाइन बहुत इजी है, जो हमारे पास कोफिशिएंट है वेक्टर का उसको मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ये 2, ये लिखेंगे 2/7, फिर लिखेंगे 3/7, उसके साथ है 6, तो ये लिखेंगे 6/7। तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट भी हल हो चुका है। तो ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हल हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्या है, इसलिए हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी अ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। हमने शो करने हैं, ये जो हमें एंगल दिए गए हैं वो डायरेक्शन एंगल हो गए ऑफ अ सिंगल वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट फर्स्ट हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो गिवन होती है वो वैल्यू लिखते हैं, ये हमने वैल्यू लिखी। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू 45, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां हम कंडीशन लिखते हैं, इफ अल्फा, बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन, यही आपने लिखना, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, ऑफ अ सिंगल वेक्टर, देन फिर क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। यानी कि इनकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इनकी जो टेबल वैल्यू है उसके बाद वो पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आंसर 1 के बराबर होगा तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास है
कॉज स्केयर अल्फा प्लस कॉज स्केयर बीटा प्लस कॉज स्केयर गैमा। वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 45, तो यहां लिखेंगे कॉज स्केयर 45 डिग्री प्लस कॉज स्केयर 45, बीटा की वैल्यू भी 45 है और हमारे पास जो गैमा की वैल्यू है वो चेंज है, वो है 60 डिग्री। तो 45 पर जो वैल्यू होती है वो 1/2 का स्केयर रूट प्लस, और ये स्केयर है, इस स्केयर की वजह से होल की वैल्यू का स्केयर आ गया। 45 अगेन है तो इसको एक बार अगेन लिखेंगे, और ये 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने। इस स्क्वायर रूट की वजह से नीचे वाला स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये बनेगा 1/2, ये भी 1/2 और ये हमारे पास बनेगा 1/4। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है तो 4 आएगा। तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा वो 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना देते हैं। इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर रखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जो आंसर आया वो इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया। इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है तो इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर, सिंप्लीफाई किया। जो आंसर आया इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया। 2 1 2 और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 1 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये बनेगा 2 + 2 4 और 4 और 1 5, ये बनेगा 5/4 विच इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहां लिखेंगे सो अल्फा बीटा एंड गैमा आर नॉट डायरेक्शन angles of a single vector। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास एंगल है एंगल लिखेंगे 30 45 और हमारे पास आएगा 60 डिग्री। लेट करेंगे हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लिखेंगे इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन, ये ऊपर से देख डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, देन तो क्या होगा, या सो भी लिख सकते हैं, देन भी लिख सकते हैं, सो भी लिख सकते हैं। तो कॉज स्केयर अल्फा प्लस कॉज स्केयर बीटा प्लस कॉज स्केयर गैमा इज इक्वल टू 1। तो इनका ये जो एंगल की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, टेबल वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1 के बराबर आना चाहिए। तो हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास है कॉज स्केयर अल्फा प्लस कॉज स्केयर बीटा प्लस कॉज स्केयर गैमा। वैल्यू पुट करो, हमारे पास अल्फा है 30 तो ये हमारे पास 30 डिग्री, कॉज स्केयर 30 डिग्री प्लस आएगा हमारे पास कॉज स्केयर गैमा हमारे पास 45 डिग्री और उसके बाद कॉज स्केयर और बीटा 45 और गैमा हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, टेबल वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 होल की पावर 2, ये 1/2 नीचे का स्क्वायर रूट और ये बनेगा 1/2 और ये होल का स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 3/2 प्लस बनेगा 1/2 और प्लस बनेगा 1/4। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। अगेन सेम वैल्यू आएगी 2 यहाँ पर बनेगा 3, क्योंकि एलसीएम वैल्यू हम नोमिनेटर बनाते हैं, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई करते हैं। जो आंसर आता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 3 2 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह 2 रिमेनिंग बचेगा, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। इसी तरह यहाँ 1 बचेगा, 1 को जब 1 से करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1। 6 और 2 8 और 1 9, ये हमारे पास आ गया 9/4 विच इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे सो अल्फा बीटा एंड गैमा आर नॉट, ठीक है, आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। सो अल्फा बीटा एंड गैमा आर
नोट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, हमारे पास सेकंड पार्ट भी हल हो चुका है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी यही लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एंगल दिए हैं एंगल लिखेंगे 65 45 60 और 60 और 60। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू 45, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और गैमा इज इक्वल टू अगेन 60 डिग्री। उसके बाद हम ये कंडीशन लिखते हैं जो हमने ये लिखी हुई है, यहां लिखेंगे इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर देन, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के बराबर करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास 45 डिग्री है, कॉस स्क्वायर बीटा हमारे पास 60 डिग्री है, उसके बाद कॉस स्क्वायर गैमा हमारे पास अगेन 60 डिग्री है। वैल्यू पुट करते हैं 1/2, इसकी टेबल वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट है, इसकी टेबल वैल्यू 1/2 है, इसकी टेबल वैल्यू 1/2 है, साथ हमने स्क्वायर लगा दिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में 2 बनेगा, प्लस बनेगा 1/4 और 1/4। इनका एलसीएम लेके तो हमारे पास एलसीएम बचेगा, बनेगा 4। तो हम एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाते हैं, पहली फ्रैक्शन के साथ हल करना, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा हमारे पास, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। ये कैसे आया, एलसीएम वाली वैल्यू नोमिनेटर बना दिया, इस फ्रैक्शन से हल करना, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई किया, जो आंसर आया इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी 4 था इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने ऐसे लिख दिए, ये 1 और 1 2 और 2 और 2 4, 4/4 इज इक्वल टू 1, विच इज हमारे आगे हमारे पास राइट हैंड साइड, विच इज राइट हैंड साइड। तो यहां लिखेंगे सो अल्फा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमें सिर्फ ये वाला कंसेप्ट याद रखना था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर होना है। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गैमा, इनकी टेबल वैल्यू पुट करने के बाद 1 के बराबर है। अगर तो 1 के बराबर आएगा तो ये डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा।